नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। फॉर ए फील्ड एफ ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो 11, हमें एक फील्ड दे रखा है एफ जो कि Z11 है। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री स्टेटमेंट पी क्यू आर, तीन स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 आर इरिड्यूसिबल ओवर एफ। दो पोलिनोमियल गिवन है अपने को और हमें चेक करना है कि वो इरिड्यूसिबल है ओवर एफ के, मतलब Z11 पे इसकी इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। अपने को दे रखा है एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। ये डिग्री 2 के है। अब डिग्री 2 का अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, डिग्री 1 में होगा, तो इसके लीनियर फैक्टर ही बनेंगे अगर ये रिड्यूस हो जाता। तो लीनियर फैक्टर अगर बनेंगे तो इसका मतलब जीरोज एग्जिस्ट करेगा। अगर ये x प्लस ए और x प्लस बी टाइप का लिख पाए अगर Z11 में इसको, तो इसका मतलब जिसके भी लीनियर फैक्टर होते हैं उसका जीरो एग्जिस्ट करेगा इसमें Z11 में। कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो इसको रखने पे जीरो आएगा। तो जब भी डिग्री 2 का पोलिनोमियल चेक करना है इसका मतलब आपको डायरेक्ट जीरो चेक करना है। फिर जीरो कभी भी मिल गया उसका तो एक लीनियर फैक्टर मिल जाएगा। और अगर ये तो डिग्री 2 का ही है तो इसकी जो पॉसिबिलिटी क्या है रिड्यूस होने की, 1 1 में, दोनों दो लीनियर का प्रोडक्ट ही हो सकता है। तो इसका मतलब हमें ये चेक करना है केवल कि दोनों पॉलिनोमियल के लिए Z11 में जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब Z11 के एलिमेंट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 2 अप टू 11, सॉरी 10, ये 9 हो जाएगा या 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हमें हर एक को रख रख के देखना है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा रखेंगे कि 10 को तुम क्या लिखते हैं, -1 लिख देंगे। इसका क्या है, इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स है। 9 का अपने पास में क्या है, 2 रख देंगे। इसकी जगह रख देंगे हम -3, इसकी जगह रख देंगे हम -4। बड़े नंबर नहीं रखने पड़े हमें ताकि, और ये क्या आ जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -5। Z11 में 10 का मीनिंग -1 ही होता है। अब देखो एक्स स्क्वायर में सबसे इसको चेक करते हैं। 0 पे क्या आएगा, ये 1 आएगा, 11 का डिवीजन नहीं हो रहा है इसमें। फिर 0 रखने पे 1 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, 0 इज नॉट द जीरो ऑफ दिस। 1 रखा तो ये आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको, 2 भी डिविजिबल नहीं है Z11 में। 3 रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 10 बन जाएगा ये। सॉरी, पहले 2 रखेंगे इसमें, 2 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं देगा। 3 रखने पे क्या बनेगा, 10 बनेगा, कोई दिक्कत नहीं देगा। और ये अपने पास में इस तरीके से चेक करेंगे। अगर 4 रखेंगे हम, 4 स्क्वायर प्लस 1 17 इज नॉट डिविजिबल बाई। 5 रखेंगे इसमें, 25 का स्क्वायर अपने, सॉरी 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 प्लस 1 26, तो ये 5 रखने पे 26 आ जाएगा, ये भी दिक्कत नहीं देगा। अब बाकी ये माइनस के भी रखोगे तो भी क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा अपने पास में। क्या है, -1 रखने पे, -2 रखने पे, -3 रखने पे, -4 रखने पे और -5 रखने पे। तो -1 का मतलब 10 रखने के इक्वल है, -2 का मतलब 9 रखने के इक्वल है, एंड सो ऑन। -5 का मतलब 6। तो कोई भी इसमें जीरो नहीं देगा। Z11 में इसका जीरो नहीं मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, हैंस दिस इज व्हाट, इरिड्यूसिबल। वही काम आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 के साथ करना है। मतलब आपको 0 रख के देखना है, 1 रख के देखना है, 2 रख के देखना है, ऐसे करते करते आपको 10 तक रखो, या फिर 5 तक रखने के बाद -5 -6, सॉरी -5 -4 -3 -2 -1, ये सब नंबर इसमें रख के देखने। अगर किसी भी इवेल्यूएट करने के बाद में कोई भी अगर नंबर पे ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब रिड्यूसिबल हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या रहेगा, इरिड्यूसिबल। तो आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये भी क्या है, इरिड्यूसिबल ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है इस केस में कि P क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस आर इरिड्यूसिबल ओवर F। F क्या है, Z11, ये दोनों ही पोलिनोमियल है, Z11 पे क्या है, इरिड्यूसिबल होते हैं। चेक कर लिया हमने, तो P ट्रू हो गया। क्यों, जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि आइसोमॉर्फिक होगा, ये दोनों फील्ड बनेंगे ना, वो आइसोमॉर्फिक होगा। देखो पहले तो अपने पास में ये जो
Z11 है, आइसोमॉर्फिक क्यों होंगे वो देख लेते हैं अभी। ये बनाएगा Z11 x डिवाइडेड बाई कोई भी अपने पास में क्या है px है। अगर px इरिड्यूसिबल है, ठीक है ना, और डिग्री ऑफ px क्या है, सपोज n डिग्री का ही है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, तो Z11 बाई px है, उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे निकालते हैं हम। Z11 की जगह इन जनरल अगर ये Zp होता और ये इरिड्यूसिबल है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस काइंड ऑफ फील्ड क्या बनेगा, वो बनेगा अपने पास में, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, p रेज टू पावर n, यानी उस फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, p रेज टू पावर n होता है। ये इसमें काम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, इसका क्यूब में जो दे रखे दोनों फील्ड, ये उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 11 स्क्वायर, क्योंकि जो नीचे पॉलिनोमियल है वो इरिड्यूसिबल, उनकी डिग्री कितनी है 2, और p क्या है यहाँ पे 11, क्योंकि ये क्या है Z11 दे रखा है f, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 121, मतलब इसका भी ऑर्डर 121 है, इसका भी ऑर्डर 121 है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट अपने पास में फाइनाइट फील्ड के बारे में एक फैक्ट पता होना चाहिए कि सेम ऑर्डर के जो फाइनाइट फील्ड होते हैं उस केस में सेम ऑर्डर के जो फील्ड होंगे वो क्या होते हैं, हमेशा आइसोमॉर्फिक होते हैं। तो क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक ही ऑर्डर के सारे फील्ड आइसोमॉर्फिक होते हैं, दिस इज द फैक्ट यू नीड टू नो। तो ये अपने पास में क्या है, अगर ये पता था आपको तो क्यू स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। आर क्या है अपने पास में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इज 121, अभी बताया मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा 121 होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि इस तरह के जो फील्ड बनते हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट के जो फील्ड होंगे वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होते हैं। वो क्यू फैक्ट, ये फैक्ट है वो क्यू में अप्लाई हो गया सिंपल। और इरिड्यूसिबिलिटी चेक करनी थी वो हमने चेक कर ली पहले। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, पी क्यू और आर। इस केस में क्या है, ऑल पी क्यू आर द ट्रू स्टेटमेंट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, let q be a field of rational numbers and qa be a field obtained by adjoining a not belongs to q। ये कह रहा है कि q जो a है और a नहीं बिलोंग कर रहा है q में से, तो q a का मतलब ये है कि ऐसा फील्ड है जो a को एडजॉइन करने के बाद रेशनल नंबर में जो फील्ड मिलेगा वो q a है। तो ये q का एक्सटेंशन है विद ए को मिलाकर जो एक्सटेंशन बनेगा वो क्यू से उसको डिनोट करते हैं हम लोग। अब ये अपने पास में पी ऑप्शन क्या दे रखा है, सॉरी पी स्टेटमेंट क्या गिवन है कि क्यू रूट 2 और रूट 3 ये इक्वल होता है इस फील्ड के क्यू रूट 2 प्लस रूट 3 के। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। क्यू रूट 2 रूट 3, इसका मीनिंग क्या है कि q का एक्सटेंशन लिया हुआ है रूट 2 को मिलाकर। तो पहले तो q को एक्सटेंड किया हमने रूट 2 को मिलाकर, तो ये फील्ड मिला अपने को q रूट 2। फिर इसको फिर से एक्सटेंड किया हमने रूट 3 को मिलाकर, तो ये अपने को ये फील्ड मिलेगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं q रूट 2 कॉमा रूट 3, मतलब ये q का एक्सटेंशन है जिसमें ये a और b दो को मिला दिया हमने। एक ही बात है, ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोलो, ठीक है ना। फिर से समझ लेते हैं इसको, ये q का एक्सटेंशन है रूट 2 को लेके, तो पहले ये फील्ड मिलेगा अपने को। फिर इसका फिर से एक्सटेंशन लिया हमने रूट 3 को लेकर, तो ये फील्ड ऑब्टेन हुआ, जिसको हम लिख सकते हैं कि ये q का ही एक्सटेंशन है ये रूट 2 और रूट 3 दोनों को लेकर। अब ये जो फील्ड होता है वो क्या होता है, इसमें एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके से आते हैं कुछ, a प्लस रूट 2, b प्लस रूट 3, c प्लस ये रूट 6d। यहाँ पे a b c d क्या होंगे, सारे क्यों होंगे।
ऐसा इसलिए लिखा हमने, देखो ये जो फील्ड बना ना, इसको हम मान लेते, कोई नाम रख देते एफ। तो ये एफ ओवर क्यू, जो मैन जिसका सबसे पहले एक्सटेंशन लिया था हमने क्यू का, तो एफ ओवर क्यू हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। तो वेक्टर स्पेस में क्या, किसी भी एलिमेंट को बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस केस में क्या है, इसकी जो बेसिस बनेगी वो ये बनेगी। अगर एज ए वेक्टर स्पेस देखें इसको, एफ ओवर क्यू, दिस फील्ड कंप्लीट ओवर क्यू, अगर हम इसको एज ए वेक्टर स्पेस देखें तो इसकी बेसिस क्या बनेगी, 1 √2 √3, कोई भी एलिमेंट होगा वो इनके कॉम्बिनेशन से जनरेट होने वाला है। तो जो बेसिस होती है उस एज ए वेक्टर स्पेस देखने पे जो बेसिस आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ, एक तरीका है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन निकालने का, वो क्या है अपने पास में 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही क्या अपने पास में बेसिस में 4 एलिमेंट है, तो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन वही होता है जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन होता है। इस केस में 4 डायमेंशन का है क्योंकि ये 4 इसके पास में बेसिस में एलिमेंट है। तो ये Q√2 Q√3 क्या है, एक तरह से 4 एक्सटेंशन का, डिग्री का एक्सटेंशन है Q का। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। सामने जो फील्ड है वो क्या कह रहा है, वो ये है Q√2 + √3, इस तरह के एलिमेंट को लेके Q का एक्सटेंशन किया हुआ डायरेक्ट। तो हमें ये शो करना है कि Q, दोनों फील्ड है वो सेम ही है, ठीक है ना। पहले जो हमने इसको हमने F नाम दिया था, इसको हम F नाम दे देते क्योंकि लंबा नाम है ये, इसको हम नाम दे देते E। हमें ये प्रूव करना है कि F और E एक ही बात है, ये एक ही तरह का फील्ड है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें ये बताना है, देखो ये तो सीधी सी बात है, अगर Q√2 जो है और √3 है, इसके एलिमेंट इस तरह के होंगे, ऐसे जनरेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब इस फील्ड के पास में क्या है, इस फील्ड के पास में √2 + √3 भी होगा, क्योंकि फील्ड है तो उसके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इनवर्स सारे तरह के एलिमेंट इसी में आएंगे वापस। तो ये किस में बिलोंग करेगा, इसमें तो बिलोंग करेगा Q√2 √3 में। तो अगर ये एलिमेंट इसमें आ गया तो ये अपने पास में ये शो कर रहा है कि Q√2 + √3 इज कंटेंट इन Q√2 √3। मतलब ये पूरा का पूरा फील्ड है वो इसी का हिस्सा है, इसमें आ जाएगा। फर्स्ट फैक्ट आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। मतलब ये हमने यहाँ से इम्प्लाई कर रहा है डायरेक्टली कि अगर Q√2 √3 के पास में, ये जो अपने पास में F है फील्ड, तो इसके पास में √2 + √3 एलिमेंट तो हो गई होगा, क्योंकि √2 है √3 है तो उसका एडिशन भी इसमें आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि, और ये क्या है, इस तरह के एलिमेंट को लेकर एक्सटेंशन बनाया है। तो जो भी इस तरह के एलिमेंट से जो लेके एक्सटेंशन बनाया है वो पूरा का पूरा फील्ड है वो इसमें बिलोंग कर जाएगा सीधा सीधा। तो फर्स्ट तो आपको ये पता लग गया। दूसरा, अगर ये भी इसमें बिलोंग कर जाए तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसको हम देखते, फिर से देखो। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, एक पार्ट तो हम पहले ही देख चुके कि ये √2 + √3 है वो बिलोंग करेगा, कंटेंट होगा ये अपने पास में Q√2, √3 के पास, इस फील्ड के पास के अंदर ये तो हो गई होगा। अब ये जो फील्ड है इसके पास में क्या बिलोंग कर रहा है, 2 + √3 है वो बिलोंग कर रहा है E में, से दिस इज व्हाट E। तो अगर कोई एलिमेंट E में आ रहा है, फील्ड में आ रहा है, तो उसका इनवर्स भी आएगा। तो √2 + √3 का इनवर्स क्या होता है, कौन सा नंबर है जो इसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। तो वो नंबर हम कैसे निकालते थे, √2, ये इसका इनवर्स हम ऐसे निकालेंगे 1/√2 + √3 इंटू √2 - √3 और √2 - √3। अब ये जो नंबर हम E का यूज नहीं कर रहे, हम जनरली देखना चाह रहे हैं कि इसका इनवर्स होता कौन सा नंबर है, वो नंबर इसमें आएगा E में, उसको होना पड़ेगा। तो वो नंबर कैसे निकालते थे, हम ऐसे निकालते थे, ठीक है ना। अभी हम ये नहीं यूज कर रहे कि ये E का एलिमेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या अपने पास में ये जो बनेगा ओवरऑल क्या बनने वाला है,
ये 2 माइनस 3 माइनस 1 नीचे, और ये बन जाएगा तो √3 माइनस √2। तो ये भी किस में बिलोंग करेगा? ई में। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि ये इस एलिमेंट का इनवर्स है। किसी भी ये एलिमेंट अगर उसमें आएगा तो इसका इनवर्स भी उसमें आएगा। तो ये दोनों एलिमेंट अगर उसमें है, यानी कि अपने पास में √3 प्लस √2 ई में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बिलोंग्स टू ई। अपने पास में √3 माइनस √2 भी बिलोंग कर रहा है किसमें? ई में। तो कोई भी दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं फील्ड में, एडिशन भी क्या आएगा? 2√3 बिलोंग कर जाएगा ई में। अगर 2√3 ई में बिलोंग कर रहा है तो अगर इस 2√3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, कैंसिल हो जाएगा। तो √3 भी किसमें बिलोंग कर जाएगा? ई में। कुल मिला के अपने पास में ये आ गया कि √3 बिलोंग कर जाएगा ई में। ठीक वैसे हम अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि √2 भी बिलोंग कर जाएगा ई में। √2 √3 दोनों ई में आ गए, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट √2 √3 दैट इज व्हाट √6 ये भी बिलोंग कर जाएगा ई में। यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि जो Q होगा, Q √2 प्लस √3 दैट इज ई। पहले तो ये जो ई है ओवर Q, ये भी क्या बनेगा? वेक्टर स्पेस बनेगा। इस वेक्टर स्पेस में कि जो बेसिस में 1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा, क्योंकि ये हमने देख लिया कि √2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, √3 भी बिलोंग कर रहा है, तो √3 को हम √2 से जनरेट नहीं कर सकते, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक वैसे √6 भी इंडिपेंडेंट होगा इन दोनों से, क्योंकि ये √6 लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होता है इसका। तो इसकी बेसिस में 4 एलिमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 4 एलिमेंट आ चुके हैं इसकी बेसिस में। तो क्या और इसके अंदर एलिमेंट आएंगे क्या? और इसके पास एलिमेंट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, इसकी डिग्री निकाल सकते हैं हम। एक्सटेंशन की डिग्री हम एक और तरीका निकालने का, वो क्या है कि मान लेते हैं कि ये एलिमेंट क्या है, हमें वो एक इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका ये 0 बनेगा, √2 प्लस √3। तो ये क्या बनेगा? देखो मान लेते हैं कि ये क्या अल्फा है, तो √2 प्लस √3। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? यह आ जाएगा 5, 2 प्लस 3 5 प्लस 2√6। इसको फिर से हम लिख सकते हैं हम अल्फा स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 2√6। अब अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये सारे नंबर क्यू में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब डिग्री 4 का पोलिनोमियल मिलेगा। डिग्री अब पी एक्स क्या बन जाएगी उस केस में? 4। जो इरेड्यूसिबल पोलिनोमियल बनेगा ओवर क्यू, वो डिग्री 4 का बनेगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसका एक्सटेंशन। तो इसके एक्सटेंशन की डिग्री कितनी है? 4। एक्सटेंशन की डिग्री वही होती है जो एज ए वेक्टर स्पेस, ई ओवर क्यू एज ए वेक्टर स्पेस जो डायमेंशन है वही एक्सटेंशन की डिग्री होगी। तो ये इसका मतलब क्या है, ई ओवर क्यू क्या होना चाहिए? 4 डायमेंशन का होना चाहिए। 4 डायमेंशन का होने का मतलब क्या है? इसकी बेसिस में 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो वो 4 एलिमेंट तो हमने ढूंढ लिए इसमें, मतलब यही 4 एलिमेंट है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट इसकी बेसिस में आएगा नहीं। तो कहने का मतलब इसकी बेसिस और इसकी बेसिस क्या हो गई? सेम हो गई। ये भी उन्हीं एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं 1, √2, √3, √6 से, और ये भी क्या है, ये जो ये वाला फील्ड है एफ Q √2, √3, ये भी क्या है? √2, √3, √6 और 1 से जनरेट हो रहा है। दोनों की बेसिस सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे? एग्जैक्टली सेम ही एलिमेंट आएंगे। तो ये पी स्टेटमेंट क्या हो गया इस केस में अपना ट्रू हो गया। अब आ जाते हैं हम क्यू पे। पी स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रू है। क्यू स्टेटमेंट, ये सॉरी आर स्टेटमेंट क्या है कि हमें चेक करना है कि ये Q √2 और आइसोमॉर्फिक है ये Q √3 के है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। अगर ये आइसोमॉर्फिक होता तो कोई न कोई आइसोमॉर्फिज्म जरूर होती है इसके पास में, जो क्या करती, इस फील्ड से Q √2 से Q √3 में एक आइसोमॉर्फिज्म कम से कम एग्जिस्ट करती। तो मान लेते कि ये फाई है, आइसोमॉर्फिज्म है, तो वही √2 को जहाँ पे भी मैप करती वो एलिमेंट कैसा होता? A प्लस √3 B टाइप का होता, क्योंकि अपने पास में क्या है, इस फील्ड के पास में ये जो एलिमेंट है वो क्या है, ये एक्सटेंशन है Q का √3 को लेकर।
तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, मतलब इसकी जो बेसिस होगी उसमें 1 और √3 आएंगे, तो इसका कोई भी एलिमेंट है वो इस तरीके से जनरेट होगा। ये अपने पास में क्या है, a, b बिलोंग्स टू Q, रेशनल होना चाहिए। तो ये कोई भी मैप हो, जो भी आइसोमॉर्फिज्म होती है वो √2 को इस तरह के एलिमेंट पे मैप करवाती। अब देखो, अब 2 है तो उसकी जो आइसोमॉर्फिक इमेज जो भी आएगी 2 की, वो a प्लस √3 b टाइप की आएगी। लेकिन 2 तो क्या है, रेशनल है। 2 तो अपने पास में क्या है, रेशनल है। तो इसके पास में पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरह का पार्ट तो आएगा, इरेशनल पार्ट तो आएगा ही नहीं, क्योंकि √3 की वजह से इरेशनल हो जाएगा। तो केवल ये जो 2 है वो कहाँ पे मैप होगा, ए टाइप पे। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ मैप होना चाहिए, 2 पे। जो 5 क्या आने वाला है, 2 आना चाहिए, क्योंकि इसमें ये पार्ट तो आएगा नहीं, इरेशनल पार्ट, केवल रेशनल पार्ट है। उस केस में क्या है, सारे जो क्यू को तो वो क्यू पे ले जाएगा। ये जो आइसोमॉर्फिज्म बनेगी वो क्या करेगा, रेशनल को रेशनल पे ही ले जाएगी। ठीक है, तो 2 को क्या मैप कर देगा, ये ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो 2 इज इक्वल टू वॉट, 5 इसको लिख सकते हैं हम 5 √2 अब ये होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब √2 और ये 5 लिख सकते हैं, दैट इज 5 का होल स्क्वायर। 5 क्या था, a प्लस रूट ये था, तो इसका मतलब ये 2 क्या हो जाएगा अपने पास में, a प्लस √3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज a² प्लस 3b² प्लस ये 2ab करेंगे तो 2√3ab आ जाएगा इस केस में। अब ये 2 है तो इसके पास में इरेशनल पार्ट फिर से नहीं होगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 0 होना पड़ेगा इसको। ये तभी 0 होगा जब क्या होगा, ए बी 0 होगा। दिस इम्प्लाइज वॉट, फिर आप क्या लिख रहे हो, 2 को लिख रहे हो इस फॉर्म में। इस फॉर्म में ये प्रॉब्लम है कि ये इरेशनल पार्ट आ रहा है। इरेशनल पार्ट को 0 होने के लिए जरूरी है कि ये क्या, ए बी 0। अभी ए बी 0 होने का मतलब क्या, आइदर ए 0 और दिस इम्प्लाइज ए 0 और बी 0। तो इसका मतलब 2 होगा वो a² प्लस 3b² टाइप का होगा, क्योंकि वो तो 0 हो गया, विथ आइदर a 0 और b 0। इफ a 0, अगर a 0 आ जाता है उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे प्लस माइनस √2/3। लेकिन दिस इज व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू q, क्योंकि ये तो इरेशनल हो जाएगा। b क्या लेना था अपने को, रेशनल था। यहाँ पे जो भी b था वहाँ पे क्या था, रेशनल था। तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है 2 को ऐसे लिखना। ठीक, वैसे अगर आप q को 0 करते हो, सॉरी ये इस केस में अपने पास में a को 0 लिया था, b को 0 करते हो तो अपने पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू √2 आ जाएगी प्लस माइनस। उस केस में भी ये रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब अगर ऐसी कोई भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हुआ कि आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक फील्ड नहीं है, दोनों डिफरेंट फील्ड है। तो ये अपने पास में लॉजिक था इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग चूज द ऑड वन। ऑड फाइंड आउट करना अपने को। ए है एक्सियम ऑफ द चॉइस, बी है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, सी है पिजनहोल प्रिंसिपल, डी है जॉन्स लेमा। चारों के बारे में अगर नहीं पता है एग्जाम में तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए कोई काम का नहीं रहेगा। जो एक्सियम ऑफ चॉइस क्या होती है कि अगर आपके पास में कोई भी सेट का कलेक्शन है A1, A2, A3 एंड AN, तो we always have a choice of choosing an element from A1, A2, A3। इसमें से हम हमेशा एलिमेंट चूज करने की चॉइस रहेगी हमारे पास, जिससे कि हम एक नया सेट बना पाए। ए एक्सियम ऑफ चॉइस ये होती है, ये हमें एक चॉइस देती है, ये सेट थ्योरी से रिलेटेड है। अगर अपने पास में A1, A2, AN कोई भी सेट का कलेक्शन है, कितने भी सेट हो सकते हैं इसमें,
तो वी हैव ऑलवेज ए चॉइस फंक्शन, अपने पास हमेशा एक चॉइस मिलेगी अपने को कि हम A1 में से एक एलिमेंट चूज कर पाए। से दिस इज A1, एक एलिमेंट हमेशा हम A2 में से चूज कर पाएंगे, एक एलिमेंट A3 में से चूज कर पाएंगे, और ऐसे करते हम एक सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं चूजिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट फ्रॉम द कलेक्शन। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक सेट बना सकते हैं। ये है एक्सियम ऑफ चॉइस। ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई भी सबसेट है Z प्लस का, कोई भी एक सबसेट है Z प्लस का एंड पॉजिटिव इंटीजर का, इट विल कंटेन लिस्ट एलिमेंट। उसके पास हमेशा एक लिस्ट एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा। ये है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। फिर नेचुरल नंबर का सेट है या सबसेट है, नेचुरल नंबर बोलो या चाहे Z प्लस बोलो, तो इसका ये इस सेट का कोई भी सबसेट है, उस सबसेट के पास हमेशा एक सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा मिलेगा। ये कहता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। ये भी किससे रिलेटेड है? सेट से रिलेटेड है। ये भी किससे था? सेट से। सेट से जॉन लेमा क्या है? ये कह रहा है कोई भी एक पार्शियल ऑर्डर सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है और बाउंडेड एबो है, यानी कि ये बाउंडेड एबो है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी चेन होगी वो टर्मिनेट करेगी, यानी कि उसमें कोई भी चेन है उसका मैक्सिमल एलिमेंट मिलेगा। जॉन लेमा कुछ इस तरीके से है कि कोई भी सेट है, पार्शियल ऑर्डर सेट है और बाउंडेड एबो है ना, उसका अपर बाउंड निकल रहा है, तो उसके अंदर कोई भी चेन है ना, एलिमेंट की चेन बनाते हैं हम, उसमें जो भी चेन उसमें उसका मैक्सिमल एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये है जॉन लेमा। तो जॉन लेमा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ये एक्सियम ऑफ चॉइस, तीनों ही क्या है? सेट थ्योरी से रिलेटेड है। सेट पे ऊपर तीनों में एक तरह से ये है अपने पास में कि एक एलिमेंट चूज करने की हमें चूज कर सकते हैं हम, एलिमेंट कोई भी हम चॉइस कर सकते हैं, किसी न किसी तरह का एलिमेंट। कोई कह रहा है लिस्ट एलिमेंट मिलेगा, कोई कह रहा है मैक्सिमम एलिमेंट मिलेगा, और ये कह रहा है ए एक्सियम ऑफ चॉइस कह रही है कि कोई न कोई एलिमेंट जरूर मिलेगा जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं ए के लिए। अब पिजनहोल प्रिंसिपल क्या है? ये अलग ही है। देखो ये कह रहा है कि अपने पास में एम कबूतर है, पिजन है ना, पिजन है, और एन क्या है? पिजन होल है, मतलब कि जहाँ कबूतर रह रहे, सॉरी ये अपने पास में पिजन होल है। तो ये अपने पास में 1 2 3 4, सपोज ये अपने पास में 5 है, ठीक है। इसमें एक क्या है अपने पास में, जो पिजन है वो पिजन होल से ज्यादा है, यानी कि एम है वो ग्रेटर देन एन है। विद दिस क्या इसकी हाइपोथेसिस है अपने पास इस प्रिंसिपल की? पहले तो कि एम पिजन है और एन होल है। पिजन है वो क्या है? पिजन होल से ज्यादा है, यानी कि अपने पास में 5 पिजन होल है, कबूतर क्या है? 5 से ज्यादा है, 7 कबूतर है, ये 2 और एक्स्ट्रा है। ये कह रहा है कि कम से कम एक पिजन होल ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा कबूतर आएंगे। अगर सब कबूतर एक उसमें रहने लग जाए तो एक पिजन होल कम से कम मिलेगा ही मिलेगा ऐसा जिसके पास में एक से ज्यादा कबूतर होंगे, तो मिलेगा ही वो। इस केस में तो 2 मिलेंगे, ठीक है ना, दो दो ही रह रहे तो 2 मिल जाएंगे, हो सकता है एक में 3 मिल जाए, लेकिन कम से कम एक पिजन होल तो ऐसा जरूर मिलेगा जिसके पास में एक से ज्यादा पिजन होंगे, अगर पिजन ज्यादा है और होल कम है तो। ये था पिजन होल प्रिंसिपल। ये काउंटिंग से रिलेटेड है ना, काउंटिंग ऑफ सेट, सॉरी काउंटिंग प्रिंसिपल है ये एक। बाकी तीनों क्या है? सेट थ्योरी के प्रिंसिपल है, सेट थ्योरी से रिलेटेड है। कहने का मतलब किसी एलिमेंट को चूज करने के लिए काम आएंगे। तीनों का अलग अलग मीनिंग है, मतलब तीनों एक दूसरे को इंप्लाई कर जाएंगे। वी कैन ड्रॉ द जॉन लेमा फ्रॉम वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, एंड वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से हम ये निकाल सकते हैं एक्सियम चॉइस, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही है। तो इसमें ऑड क्या होगा?
और होगा इसमें ये काउंटिंग प्रिंसिपल, पिजनहोल प्रिंसिपल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे अलजेब्रा के, जो हमने सारे क्वेश्चन 2017 के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सॉल्व कर दिए। एमपी सेट 2017 के सारा पेपर हमने, अलजेब्रा का पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। देखो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन लॉजिक रिपीट हो जाते हैं। तो जिस लॉजिक पे क्वेश्चन आए होते हैं पहले, वो लॉजिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें, तो गलत नहीं होना चाहिए।